अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। बड़ी खबरें हैं, सियासत में उनका बड़ा इम्पैक्ट भी होगा। वसीम मलिक मेरे साथ हैं। आज शहर इक़्तिदार में क्या कुछ हुआ, वसीम भी सुप्रीम कोर्ट थे, पार्लियामेंट गए और 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जो इस्तेकाम पार्टी हैं, ओन चौधरी जो उनके रहनुमा हैं, वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में तहरीक-ए-इंसाफ को बैन कराने के लिए। आने वाले दिनों में कितना इसका धचका पहुँच सकता है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आलमगीर तरीन का एक लेटर सामने आ रहा है उनकी पुरअसरार मौत के बाद। उससे जुड़ी हकीकत क्या है, क्योंकि एक तो इंग्लिश का लेटर है जो पुलिस ने बरामद किया और एक उर्दू में लिखा हुआ लेटर है जिसमें चीफ जस्टिस का जिक्र है, वो भी हम वसीम मलिक से डिस्कस करेंगे। और एक यूएन पार्लियामेंट की तरफ से इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन ने यह ऐलान किया कि वो इस बार पाकिस्तान में इलेक्शन जो होंगे उनकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए नहीं आएगा, तो इलेक्शन तो मुतनाज़ा होंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सिद्दीक जान के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उसके हवाले से बड़ी फेक खबरें फैलाई गई। ये सारी चीज़ें वसीम आज हमने डिस्कस करनी है अपने व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले तो इस्तेकाम पार्टी जब गई है सुप्रीम कोर्ट में, आप उसको देखते हैं तहरीक इंसाफ को बैन कराने के लिए, तो क्या पहले जो किया जा रहा था कि पार्टी बैन हो जाएगी या इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने जा रहा है? अच्छा, एक ऐसी पार्टी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई है, मुल्क की सबसे बड़ी मौजूदा हालात में एक ऐसी पार्टी जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई है मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को बैन करवाने के लिए। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। सियासी जमातों को बैन करवाना, इसमें इस्तेहकाम पार्टी, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है मौजूदा सूरत हाल में। एक तासुर दिया जाता है कि इस्तेहकाम पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, इस्तेहकाम पार्टी पीटीआई को तोड़ के बनाई गई है, इसका बड़ा मुस्तकबिल है और इनके लीडरान भी बड़े ऐसे दावे करते हैं। जितने भी लोग छोड़ कर गए और फिर उस दिन जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वो एक संग बुनियाद था या जो भी था, कॉर्नर मीटिंग थी, कारकुनान भी वही थे, लीडरान भी वही थे, वो सारे इकट्ठे हुए। खबर ये है कि इस्तेहकाम पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, पॉलिटिकल स्टंट था, उसके सिलसिले में वो आज गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सियासी जमातें कभी ऐसे बैन नहीं हुआ करती। पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर एक्ट 2000 है, उसके मुताबिक पूरा एक आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में तरीकाकार दर्ज किया गया है कि किस तरह पार्टी बैन होती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करवाना इतना ही आसान होता तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट ये बहुत पहले करवा चुकी होती, या आपकी मौजूदा पीडीएम ये बहुत पहले करवा जब चुकी होती। पार्टी बैन तो इलेक्शन कमीशन की से नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, देखिए, उसके लिए प्रॉपर तरीकाकार है। वफाकी हुकूमत कोई सब्सटेंशियल एविडेंस उसे मिले, वो एक रेफरेंस भेजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे देखे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उससे मुत्तफिक हो, फिर जाके ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ आता है ना। इतना आसान नहीं है, इतना सादा नहीं है। तो किसी और व्लॉग में हम बता देंगे कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर एक्ट है, उसकी जो शिक 22 से शिक 28 है, जिसमें पूरा एक तरीकाकार दर्ज किया गया है, वो मौजूदा वक्त में मैं नहीं देख रहा। लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाना, जब 1-2 महीने रहते हैं चीफ जस्टिस के, अगले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने आना है, अगर ये पिटीशन अब न लगी, अगर उनके दौर में लगी और एक जुमला जो आपने खुद रिपोर्ट किया था कि उनसे हालात बेहतर हो जाएंगे मुख्तलिफ हलकों के, तो गेम तो डल सकती है। देखिए, कुछ लोग इस वक्त मुल्क में सैलाब का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त इस मुल्क में काजी फायद ईसा के आने से वो समझते हैं उनके मामलात बेहतर हो जाएंगे, और सैलाब से वो समझते हैं कि इलेक्शन डिले होने में बड़ी आसानी मिलेगी। काजी फायद ईसा कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कैसे जा सकते हैं? काजी फायद ईसा अगर आ भी जाएं तो मुझे मुझे अपनी ज़ाती कैपेसिटी में, मेरे पास खबर नहीं थी, खबर जो थी वो उस दिन मैंने आपको बता दी थी। मेरी ज़ाती कैपेसिटी में मुझे ये लगता है कि देखिए, काजी फायद ईसा का एक जो अब तक का बयानिया था ना, या उनका जो एक तशख़्ख़ुस था, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। अब उनके ऊपर एक छाप पड़ चुकी है, वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, और उनके ऊपर एक छाप पड़ चुकी है कि वो मुस्लिम लीग नून के आदमी है। जब एक बंदा चीफ जस्टिस बनता है, उनका 1 साल और चंद माह का टेन्योर है, उसमें वो ये अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लेकर नहीं जाना चाहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एंटी इमरान खान थे। तो ऐसा नामुमकिन है। पार्टी बैन एक दीवाने का ख्वाब है। और जहाँ तक आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, तहरीक इस्तेहकाम पार्टी सिर्फ एक वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई है। करने को कुछ है? ये लोग क्या जलसा कर सकते हैं? ये लोग कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं? कौन से लोग मजीद हैं जो जा रहे हैं, या इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं? एक पार्टी बनी थी, वो बनते ही उसका पहले दिन ही सत्यानाश हो गया, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं हुई। कोई सियासी एक्टिविटी तो करनी है, और उसी सियासी एक्टिविटी के घर से आज ओन चौधरी साहब पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मगर उससे पहले यही अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब हैं, रूए रवां हैं। जहांगीर तरीन साहब पैटर्न इन चीफ हैं, वो नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करने गए थे। 40 से ज्यादा नेशनल असम्बली की सीटें मांगी गई थी, और नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया क्या क्या करना है इन लोगों का। तो वहाँ से जवाब आया कि हमारी तरफ से जो मर्जी करो, हमारी तरफ से ये लोग फारिग हैं। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 4 नेशनल असम्बली की सीटें ले सकते हैं। इस्तेकाम पार्टी 4 कहा 4 जा रहा है तो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है मैं 40-45। वही कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की फैसल वाडा पार्टी भी कह रहे जिस तरह वो आज़ाद लड़ेंगे। फैसल वाडा साहब कह रहे थे आज़ाद लड़ेंगे, ये एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो गई है। बाकी मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या बनता है? इस्तेहकाम पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है।
3 से 4 नेशनल असम्बली की सीटें होंगी जो ये ले लेंगे, जिनमें अलीम खान साहब होंगे, जहांगीर तरीन साहब होंगे, जो इसहाक खाकवानी है हमारे जनूबी पंजाब के वो होंगे, और उसके अलावा ओन चौधरी साहब हैं। ये हो सकते हैं, इसके अलावा अच्छा कोई मुस्तकबिल नहीं। ये तो थी इस्तेकाम पार्टी की सियासी गुफ्तगू हम कर रहे थे, और इस्तेकाम पार्टी के पैटर्न इन चीफ है जहांगीर तरीन, उनके उन्हीं से रिलेटेड एक खबर है। उनके भाई आलमगीर तरीन आज पुरस्कार मौत हुई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी अगली मंजिल आसान करे। लेकिन एक खत जो वो छोड़ के गए इंग्लिश में, जो पुलिस ने बरामद किया, और एक खत उर्दू में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको सीनियर वकील हैं अजहर सदीक, उन्होंने भी शेयर किया है, और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और वो चूंकि चीफ जस्टिस से मुतल्लिक है और इमरान खान से मुतल्लिक है, वो भी मैंने वसीम से जानना है। उसमें एक खत ये जो वायरल हो रहा है, एक छोटा सा लेटर जिसमें वो उर्दू में जो वायरल हो रहा है, कि उसमें उन्होंने कहा है कि मैं आलमगीर तरीन अपने पूरे होशो हवास में ये लिख रहा हूँ कि एक बंदा जो इस दुनिया में से जा रहा है, मर रहा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। और वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आप इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो देख रहे हैं, कुर्सी के इंसाफ के सबसे बड़े ओहदे पर आप बैठे हुए हैं, अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो ये कुर्सी छोड़ दें, कम अज़ कम आप अपनी कुर्सी के साथ तो वफा कर लें। और उन्होंने आखिर में ये जो अहम बात इमरान खान से मुतल्लिक जो इस खत में है, जो चिट्ठी में सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही इस वक्त पाकिस्तान को बचा सकता है और सही ट्रैक पर ला सकते हैं। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट की है। इस खत की या एक छोटी सी चिट्ठी की वसीम क्या हकीकत हो सकती है? एक तो पुलिस कह रही है कि इंग्लिश में उन्होंने छोड़ा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं थी, उनकी बीमारी, वो गोलियां ले रहे थे, इस वजह से वो स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, तो वो उस बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो उनकी डेथ हुई। अच्छा, वो जिस तरह उन्होंने ये मौत वाक़ई हुई है, गोली लगी, वो भी कह रहे हैं जो गोली लगी रात को उसकी आवाज़ भी नहीं आई, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन ये एक अलग मैटर है। इस चिट्ठी को आप कैसे देख रहे हैं जो उर्दू में चीफ जस्टिस और इमरान खान से मुतल्लिक वायरल हो रही है? अच्छा देखिए, इसमें ना सबसे पहले तो अल्लाह मरहूम के मुश्किलात आसान फरमाए आखिरत की। बड़ा अफसोसनाक एक इवेंट था जो कि नहीं होना चाहिए था, बहरहाल हो गया, मगर इस पे मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है। अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पे चिट्ठियाँ आएंगी। अब आप देखेंगे अलीम खान साहब जहांगीर तरीन साहब ने जब ये खबर अनाउंस की अपने ट्विटर अकाउंट पे, मैं उनके ट्विटर के जो कमेंट्स थे वो सेक्शन पढ़ रहा था। ठीक है, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो एक उनकी पॉलिटिकल वाबस्तगी, उनका जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो किरदार है, इमरान खान के मुखालिफ, पीटीआई के मुखालिफ, मगर सियासत को भी इस दर्जे पर ना लेके जाएँ। देखिए, जिन शख्सियत का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि खुदकुशी की है, वो एक सियासी शख्सियत नहीं थे, वो कारोबारी शख्सियत थे, वो कभी सियासत में नहीं आए, ना उन्हें लाइमलाइट में आने का शौक था। तो इस तरह बिला वजह की ये बहस, ये कॉन्स्पिरेसीज थीरीज, एटलीस्ट हमें ठीक है सियासत करें, आप ये सारे मामलात करें, मगर किसी की मौत को इस तरह ये सारा कुछ करना, जिस तरह आपने ये चिट्ठी पढ़ी, मजीद पता नहीं क्या कुछ ये तमाम तर जो थ्योरीज हैं ये सामने आएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि ये बदकिस्मती है और हमें बहसियत कौम एटलीस्ट इस मामले से दूर रहना दो चाहिए। बड़ी खबरों पे और हमारी आज की डिस्कशन रहती है, और तीसरी खबर की तरफ हम आ रहे हैं। वो है यूएन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन है, उन्होंने एक तरीकाकार होता है कि हर हुकूमत 3 महीने पहले उनको एक दावतनामा भेजती है, और वो इलेक्शन में आते हैं और वो सारी जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और फिर वो अपने उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन अभी उनको दावतनामा ही नहीं भेजा। आज उन्होंने फैसला किया कि अब अगर पाकिस्तान में 2023 में इलेक्शन, पहले उन्होंने एलामिया में कहा है कि इलेक्शन होते दिखाई ही नहीं दे रहे 2023 में, और 24 में भी होते हैं तो एक मखसूस से छोटे लेवल की टीम हम भेजेंगे, लेकिन जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन होता है वो नहीं आएगा। और पाकिस्तान में तो पहले ही इलेक्शन कमीशन और हुकूमत चाह रही है कि बाहर के लोग ना आए और एक धांधली ज़दा मुतनाज़ा इलेक्शन हो। तो ये तो बहुत आप किस तरफ मुल्क जा रहा है इलेक्शन, फिर हम समझ लें कि सिलेक्शन होगी, इलेक्शन ही होगा। 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने 2023 के इंतखाबात की बात की, मुझे तो अभी तक 2023 के इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। खबर होती है, उस खबर को इर्द गिर्द जो डॉट्स होते हैं वो कनेक्ट करके सहाफ़ी का काम होता है तज़िया। खबर तो ये है कि जो एक हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, 2 नाम है, रज़ा बाक़िर और हफ़ीज़ शेख साहब, जो इस वक्त खबर है कि उन दोनों में से कोई एक, जिनमें ज़्यादातर इम्कानात हैं कि रज़ा बाक़िर साहब निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे, और IMF से ये जो 9 महीने में $3 अरब की डील, इसमें उनका बड़ा किरदार रहा है। अगर वो आते हैं ना, फिर आप समझिए कि इंतखाबात सितंबर में नहीं हो रहे, फिर इंतखाबात 2024 के मार्च अप्रैल में जाके होंगे, नहीं होंगे। तो क्योंकि ये हमारा तज्जिया है। तो दूसरी बात आपने जब कही इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की, वो नहीं आ रहे, इलेक्शन कमीशन बुलाना ही नहीं चाह रहा। इस मुल्क में एक सियासी जमात के ऊपर आपने इतना ज़्यादा उन्हें दबाकर उन्हें क्या कुछ नहीं किया। अभी भी कोशिशें हो रही हैं कि इस सियासी जमात का झंडा लहराने वाला कोई ना हो, इस सियासी जमात की टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला कोई ना हो। तो इस तरह के इंतखाबात में आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन उन्हें मदऊ करेगा। बहरहाल ये यूरोपीय पार्लियामेंट का एक वो है, मगर इस पर मेरी 2 चीज़ें हैं। देखिए, आप किसी को ना बुलाएं, आप एक अस्करी इलेक्शन करवा लें अपनी मर्जी के, क्योंकि इस वक्त दुबई में जो बंदर बांट हो रही है वो 24 करोड़ हम मुर्दा लाशों के फैसले हो रहे हैं, फलां हिस्सा तुम संभाल लो, फलां मैं संभाल लेता हूँ, फलां को ये ओहदा दो, फलां को वो ओहदा दे दो, तो वो सारा मामला हो रहा है। उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक बात मत भूलिएगा, इन लोगों को इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो, PDM की जमातें हों, उन्हें एक चीज़ जो इमरान खान से चाहिए ना,
वो ये है इलेक्शन डे जैसा भी हो, आपने दुनिया को तो दिखाना है ना कि इंतखाबात हुए हैं मुल्क में। इलेक्शन डे पुरअमन इंतखाबात का दिन अगर इन्हें कोई दे सकता है वो इमरान खान दे सकता है। खुदा ना खास्ता इंतखाबात वाले दिन आप ये ना देखिएगा कि कहीं पोलिंग स्टेशन जल रहे हैं, कहीं खून खराबा हो गया हो, क्योंकि जितनी पोलराइजेशन हो गई है, लोग इस वक्त तपे पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप उम्मीदवार ही हमारे हल्के में कोई पीटीआई का नहीं होगा तो और क्या होगा। मतलब तो आप ये इस कह तरह के रहे सारे हैं मामला कि होंगे। पुरअमन सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, इलेक्शन तो पुरअमन, वैसे भी तो नहीं होने इसीलिए इमरान खान से उन्हें ये डील करनी होगी। इमरान खान उन्हें पुरअमन इंतखाबात दे सकता है और उसके बाद इमरान खान उस डील के नतीजे में क्या ले सकता है, ये मुस्तकबिल का मंजरनामा है, खैर इसे देखना होगा। नाज़रीन, ये खबर हामिद मीर की थी जो मैंने अभी डिस्कस की, और ये ऐसी खबर है कि जिसके ऊपर बड़ी डिटेल गपशप हो सकती है और बड़ी लंबी, क्योंकि हमारा वीलॉग का टाइम भी खत्म हो रहा है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का मुल्क में ना आना और इलेक्शन के मौके पर, तो ये एक स्टैंप लग गई है कि मुल्क में अगले जो इलेक्शन जब भी होंगे, एक तो माइनस इमरान खान होगा, कहीं भी कोशिश होगी कि बल्ले का निशान ना हो, और अगर इलेक्शन हो भी तो वो सिलेक्शन के तौर पर इस तरह हो कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर उसको इस तरह ऑब्जर्व ही ना कर सकें ये सिलेक्शन हुई है, और इसको पहले से बंद कमरों में फैसले कर लिए गए हैं। आखिरी खबर जाते जाते मैं कोशिश करूँगा एक ही मिनट में वसीम आप बता दें कि सदीक जान जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनको यूट्यूबर बना के पेश किया गया, और चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात सहाफ़ियों की होती रहती है। उसको एक रंगबाज ने रंग देने की कोशिश की, और वो खुद एक यूट्यूबर है जिसने कहा कि जी इल्ज़ामात लगाए कि जी चीफ जस्टिस पे, इसकी हकीकत क्या है, 3-4 चीज़ें। चलें, आपने मुझे 1 मिनट कहा, जिस तरह का आपने एक किस्सा छेड़ दिया, मैं आपसे 2 मिनट की जसारत करूंगा। बात यह है जी कि चीफ जस्टिस की साफियों से मुलाकात कोई अनयूजुअल नहीं है। कहा गया कि खुफिया मुलाकात थी, तो क्या खुफिया मुलाकात थी? तो जिन यूट्यूबर का आप जिक्र कर रहे हैं वो मेज़ के नीचे छुपे बैठे थे, उन्होंने 1 हफ्ते बाद जाके व्लॉग किया। देखिए, ये सारा एक मामला था। ये मामला बदकिस्मती से इस तरह शुरू हुआ, कुछ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनका नाम नहीं लेता, जब एक उनकी जानिब से ये तासुर दिया गया कि चीफ जस्टिस एक मखसूस तबके के लोगों को मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे। वो उनकी सीनियरिटी, वो जो समझते हैं कि इस वक्त उन जैसा पाकिस्तान में कोई कोर्ट रिपोर्टर, कोई ला रिपोर्टर इस मुल्क नहीं है। तो सदीक जान से मिलना, आबिद नदीम से मिलना, अदील सरफराज से मिलना, तो इन तीनों को यूट्यूबर कहा गया। अदील सरफराज साहब 8-10 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और अनबाइस्ड रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के। सदीक जान साहब बड़ा नाम है सहाफ़त का। चलें, आबिद नदीम साहब हैं, वो यूट्यूब करते हैं। तो वो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में झूठ बोले गए। देखिए, जिस तरह आर्मी चीफ को इमरान खान और आर्मी चीफ का तस्करा, वो जो एक मंसूब किया गया, वो 100% झूठ था। जिस तरह जस्टिस मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में फ़िक्रा बोला गया, माज़रत के साथ कहना नहीं चाहिए, मगर आपकी ऑडियंस के लिए क्लियर करना चाहूँ कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुनाफिक है। इस तरह के फ़िक्रे, तो मैं ये कहता हूँ 90% झूठ था। यहाँ पर मैं एक और बात भी करता हूँ। रात एक टीवी शो हुआ है जिसमें असदुर साहब और आबिद नदीम साहब बैठे थे। तो मुझे वो देखकर बड़ी बदकिस्मती हुई। मैं आपको 100% ये वसूख से कह सकता हूँ कि असदुर के उस व्लॉग में 90% झूठ था, और फिर एक मखसूस तबके के सहाफ़ियों ने, एक मखसूस तबके के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उसे जिस तरह छापा, तो सदीक जान साहब की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी, मगर उस प्रोग्राम में आबिद नदीम साहब बैठे थे जो कि दिफा नहीं कर पाए, जो कि हकीकत का दिफा नहीं कर पाए। खुद उस मीटिंग में बैठे थे। मुझे बड़ी मायूसी हुई। बड़े ज़बरदस्त यूट्यूब करते हैं, सीनियर हैं। मैं जसारत करना चाहूँगा कि असद तूर जैसे एक फ्राडिये शख्स के सामने हकीकत को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था, मगर उसमें मुझे आबिद नदीम साहब कहीं न कहीं नाकाम नज़र आए। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरें थी जिनके ऊपर हमने बात की है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने आपका ले लिया। कल फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।